एक लड्डू की दुकान जहां मिठाई बिकती है, वहां 20 करोड़ रुपए कैसे पहुंचे और वो पैसा किसका था? ये सवाल है ईडी का, ये सवाल है सीबीआई का, ये सवाल है हर उस इंडियन का जिसने कभी सोचा कि चुनावी फंडिंग में आखिर होता क्या है। सुबह के 4 बजे ईडी की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची। हाथ में थी एक सील बंद वारंट। लक्ष्य था आई पैक का ऑफिस, लेकिन जो उनके अंदर मिला वो ईडी ने सोचा भी नहीं था। रुकिए, पहले समझिए आई पैक क्या है। आई पैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, ये एक प्राइवेट फर्म है जो चुनाव लड़वाती है, स्ट्रैटेजी बनाती है और जीताती है। ये वही फर्म है जिसने 2017 में पीएम मोदी को गुजरात में हराने की कोशिश की थी। ये वही फर्म है जिसने 2019 में ममता बनर्जी को फिर से जिताया, और ये वही फर्म है जिसने 2022 में गोवा में टीएमसी की सरकार बनाने का सपना देखा। लेकिन सपने सच होने से पहले ईडी के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कहानी है पैसे की। कोलकाता के कोल माफिया से निकला हुआ, जो गोवा के चुनाव में पहुंचा और उस पैसे को पहुंचाया एक लड्डू शॉप ने। हाँ, लड्डू की दुकान, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी राजनीतिक कंसल्टेंसी की जो देश के सबसे बड़े चुनाव जिताती है, और एक ऐसी मुख्यमंत्री की जिसने खुद ईडी के छापे में डिजिटल डिवाइस उठा ली। 3 साल, 2 राज्य, एक हवाला ट्रेल और एक सवाल, आखिर इस गेम में किसका हाथ था? चलिए शुरू करते हैं। कोलकाता से बंगाल, जहां कोयला है वहां माफिया है, अवैध खनन, कोयला चोरी और उस चोरी का पैसा हवाला। ये कोई नई बात नहीं है। बंगाल में कोल माफिया दशकों से चल रहा है, लेकिन 2021 में ईडी को लगा कुछ अलग हो रहा है। ईडी ने देखा कि बंगाल के कुछ कोल व्यापारी 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अवैध कारोबार कर रहे हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि ईडी खुद हैरान रह गई, लेकिन ईडी के पास सबूत नहीं थे, क्योंकि ये लोग कागजों पर साफ थे। तब तक एक नाम आया, आर कांतिलाल एंटरप्राइजेस। ये एक फर्म थी, कागजों पर ज्वेलरी बिजनेस, असल में हवाला का हब। यहाँ से पैसा निकलता था बिना किसी ट्रेस के। यहाँ से पैसा जाता था उन तक जिन्हें चुनाव लड़ना था। लेकिन आर कांतिलाल का मालिक कौन था? ईडी को पता चला ये फर्म अनूप मजी के करीबियों के नाम पर थी। अनूप मजी बंगाल का सबसे बड़ा कोल कॉन्ट्रैक्टर, वही आदमी जिस पर बाद में ईडी ने 20,000 करोड़ रुपए का अवैध खनन का केस दर्ज किया, और यहीं से पैसा निकला आई पैक तक पहुंचने के लिए। अब आई पैक को समझिए। आई पैक को प्रशांत किशोर ने शुरू किया था, वही प्रशांत किशोर जिसे इंडियन पॉलिटिक्स का चाणक्य कहा जाता है। लेकिन 2021 में प्रशांत किशोर आई पैक से अलग हो चुके थे। तब आई पैक चला रहे थे उनके पुराने साथी, और उनमें से एक थे प्रतीक जैन। प्रतीक जैन आई पैक के स्ट्रैटेजी हेड, जिन्हें गोवा का जिम्मा दिया गया था। 2022 गोवा, चुनावी मौसम, हर तरफ पोस्टर, हर तरफ होर्डिंग। टीएमसी ने गोवा में कमर कस ली थी। ममता बनर्जी खुद गोवा गईं, रैलियां की, वादे किए, और पीछे था आई पैक पूरा कैंपेन मैनेज करने। लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले ईडी को टिप मिली, गोवा में काला धन आ रहा है। सोर्स बंगाल। ईडी ने ट्रेस करना शुरू किया, और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। हवाला ट्रेल कुछ ऐसा था। कलकत्ता, आर कांतिलाल, 2 और शेल कंपनियां, गोवा, आई पैक के प्रतीक जैन। प्रतीक जैन के नाम पर 20 करोड़ रुपए आए। ये पैसा किसी बैंक ट्रांसफर से नहीं आया था, ये पैसा आया था कैश में, हवाला के जरिए। और उस हवाला का एक जरिया था, एक लड्डू की दुकान। हाँ, एक छोटी सी मिठाई की दुकान, जहां 20 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। कागजों पर लड्डू बिके, असल में पैसा बदला। ईडी हैरान थी, लेकिन ईडी को अभी और हैरान होना था। ईडी ने प्रतीक जैन से पूछा, ये पैसा कहां से आया? हमें नहीं पता, हमने तो सिर्फ काम किया, पैसा तो क्लाइंट का था। लेकिन क्लाइंट कौन था? टीएमसी। और टीएमसी ने कहा, हमें कुछ नहीं पता, हमने तो आई पैक को पैसा दिया ही नहीं। अब समझिए, यहाँ 2 बयान हैं, एक आई पैक का, एक टीएमसी का। दोनों एक दूसरे के विपरीत, और बीच में है 20 करोड़ रुपए जो गायब है। ईडी को तब तक पता चल चुका था, ये पैसा बंगाल के कोल माफिया का था, जो गोवा में टीएमसी का चुनावी खर्च बन गया। लेकिन ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ हवाला का एक पेपर ट्रेल, और वो भी आधा अधूरा, क्योंकि जैसे ही ईडी ने करीब आना शुरू किया, सबूत गायब होने लगे। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। जनवरी 2026 सुबह के 4 बजे ईडी की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची। हाथ में थी सर्च वारंट, लक्ष्य आई पैक के दफ्तर। ईडी के अफसरों को पता था ये छापा बहुत संवेदनशील है। आई पैक सिर्फ एक कंसल्टेंसी फर्म नहीं थी, आई पैक
उस पार्टी का स्ट्रेटजी पार्टनर था, जिसकी मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी। लेकिन ईडी को कोई नहीं रोक सकता था। वारंट था, सील थी और ईडी के पास था हवाला ट्रेल। ईडी के अफसर अंदर घुसे, कंप्यूटर सील करने लगे, हार्ड ड्राइव निकालने लगे, पेन ड्राइव छापने लगे। तभी दरवाजे की आवाज आई, जोर से, बिना दस्तक के। दरवाजे पर ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, बिना बताए, बिना बुलाए वो अंदर आई। ईडी के अफसर ठिठक गए। किसी को समझ नहीं आया क्या करना है। एक ईडी अफसर ने बाद में नाम न छापने की शर्त पर कहा, हम उन्हें रोक नहीं सकते थे, वो मुख्यमंत्री थी, हम सिर्फ अफसर थे। ममता ने ईडी अफसरों से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये एक प्राइवेट फर्म है, इस पर छापा क्यों? ईडी के अफसरों ने वारंट दिखाया। ममता ने वारंट देखा और फिर जो हुआ उसने ईडी को हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता ने कुछ डिजिटल डिवाइस उठा ली, लैपटॉप, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ईडी के अफसरों ने कहा, मैडम ये सबूत हैं, ये मत ले जाइए। लेकिन ममता पहले ही बाहर जा चुकी थी। ईडी के हाथ से निकल गए मुख्य सबूत। ईडी अफसर चुप रहे क्योंकि सामने थी राज्य की मुख्यमंत्री। लेकिन ईडी दफ्तर लौटा और फटा। सीनियर अफसरों ने कहा, यह जांच में बाधा है। ईडी ने तुरंत रिपोर्ट लिखी और उस रिपोर्ट में एक मांग थी, सीबीआई जांच हो ममता बनर्जी के खिलाफ। अब यहाँ एक और लेयर आती है। ममता बनर्जी ने जब ईडी के छापे की खबर सुनी तो वो पहले से ही नाराज थी, क्योंकि उसी दिन सुबह ईडी ने टीएमसी के एक और नेता के घर छापा मारा था। टीएमसी का आरोप था, ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है हम पर दबाव बनाने के लिए। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, ईडी, सीबीआई सब बीजेपी के एजेंट हैं। लेकिन ईडी ने जवाब दिया, हमारे पास हवाला ट्रेल है, हम अपना काम कर रहे हैं। और यहीं से ये केस एक आर्थिक अपराध से एक राजनीतिक युद्ध में बदल गया। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, वो 20 करोड़ रुपए किसका था? ईडी ने दावा किया वो पैसा था अनूप मजी के कोल माफिया का। अनूप मजी, जिस पर ईडी ने 20,000 करोड़ रुपए का अवैध खनन का केस दर्ज किया था। लेकिन अनूप मजी ने ईडी के सामने एक बयान दिया, वो पैसा टीएमसी को गया था। मैंने आईपैक को पैसा नहीं दिया, मैंने टीएमसी को दिया। टीएमसी ने कहा, ये झूठ है, हमने अनूप मजी से कोई पैसा नहीं लिया। आईपैस ने कहा, हमने तो सिर्फ काम किया, पैसा हमारे पास आया, हमने खर्च किया, क्लाइंट ही बताए कि पैसा कहां से आया। 3 पक्ष, 3 बयान, एक सच, और वो सच अब भी अंधेरे में है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आर कांतिलाल एंटरप्राइजेस, वो फर्म जिससे पैसा निकला, उसका एक डायरेक्टर था जो अनूप मजी का करीबी रिश्तेदार था। ईडी ने पाया आर कांतिलाल ने कोई ज्वेलरी नहीं बेची थी, ना ही कोई लड्डू बनाए थे। कंपनी के बैंक स्टेटमेंट में था सिर्फ एंट्री, भारी भरकम एंट्री, और उन एंट्री के सामने था मिठाई बिक्री। मतलब कोल माफिया का पैसा, लड्डू की दुकान के कागजात आईपैक तक पहुंचा, गोवा चुनाव में खर्च हुआ। और जब ईडी ने पकड़ा, मुख्यमंत्री ने खुद सबूत उठा लिए। ये कोई केस नहीं है, ये एक सिस्टम है। अब देखते हैं इस सब के बाद क्या हुआ। गोवा का नतीजा, टीएमसी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, 20 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सरकार नहीं बनी। वो सीटें भी टीएमसी को उधार मिली, कांग्रेस के बागी विधायकों से। आईपैक पर ईडी का केस चल रहा है। प्रतीक जैन हाईकोर्ट गए। उन्होंने कहा, मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ। हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा दी, मतलब अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। आर कांतिलाल के डायरेक्टर गायब है। ईडी ने कई बार समन भेजा, कोई जवाब नहीं आया। अनूप मजी, वो अब भी बंगाल में कोल बिजनेस कर रहे हैं। ईडी ने उनकी संपत्तियां फ्रीज की हैं, लेकिन वो जमानत पर बाहर हैं। और ममता बनर्जी, ईडी ने सीबीआई से उनके खिलाफ जांच की मांग की, लेकिन सीबीआई ने अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, क्योंकि जांच से पहले हीरो को हटाना पड़ता है। ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, ये भारत के चुनावी फंडिंग सिस्टम की कहानी है। आज भी इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर नहीं है ये देखने की कि पार्टियों को पैसा कहां से आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो काला धन छुपता था, इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हुए तो हवाला शुरू हुआ, और बीच में है ये कंसल्टेंसी फर्म जो जीत दिलाती हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाती हैं, और जो जरूरत पड़ने पर सबूत भी गायब करवा देती हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, सिर्फ सवाल, और वो सवाल अब भी बाकी हैं। क्या वो 20 करोड़ रुपए कोल माफिया का था? क्या आईपैक को पता था? क्या टीएमसी को पता था? और ममता ने ईडी के छापे में वो डिवाइस क्यों उठा ली अगर उनमें कुछ गलत नहीं था? ईडी कहती है जांच जारी है, टीएमसी कहती है सब झूठ है, आईपैक कहती है हम सिर्फ कंसल्टेंट हैं। लेकिन एक बात तय है, ये केस खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है ये सिर्फ शुरुआत है। एक लड्डू की दुकान जहां 20 करोड़ रुपए का हवाला रुका, एक कंसल्टेंसी फर्म जो चुनाव जिताती है और सबूत गायब कराती है, एक मुख्यमंत्री जिसने ईडी के हाथ से लैपटॉप छीना। ये कहानी कोल माफिया की है, ये कहानी चुनावी फंडिंग की है, लेकिन असली कहानी है
जांच किसकी होती है और किसकी नहीं। अगली बार जब आप लड्डू खाएं तो सोचिएगा ये मिठाई है या मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता। और हाँ, अगर ये केस कभी अदालत में पहुंचा तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। तब तक के लिए ये कहानी अधूरी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हर चुनावी फंडिंग की कहानी होती है।